बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और ये कशीदगी किसी भी वक्त एक बिजली की तरह फटकर हमारे सरों पर गिर सकती है। लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम दोबारा मिसाइल्स की घनगरज सुनेंगे, दोबारा देखेंगे अपनी आंखों से कि ड्रोन्स किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है भारत की तरफ से आए हुए ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं। और इस बार हम फजाइया के साथ साथ नेवी की भी एक जंग देखेंगे जो कि भारत ने जिसका इशारा भी दे दिया है और पाकिस्तान की नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है उस जंग से निपटने की। ऑपरेशन सिंदूर जो था उसकी नाकामी के बाद से भारत ने अब एक नए दिफाई डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। और फिर हम आपको आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे कि ये जो दिफाई डॉक्ट्राइन है जिसका नाम उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्रा रखा है, एक्चुअली ये मिशन सुदर्शन चक्रा है क्या, ये पूरा प्लान कैसा है और इस प्लान को और इस मिशन को पाकिस्तान किस तरीके से तोड़ सकता है, पाकिस्तान उसका जवाब कैसा देगा। पाकिस्तान नेवी इस वक्त जो बहिरा अरब है उसमें किस किस्म की ऑपरेशंस की तैयारियां कर रही है, किस स्टेट में है, क्या उसका आगे प्लान है, उसके बारे में जरा आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और सबसे आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये होगी कि पाकिस्तान ने फतेह 4 का जो ट्रायल किया था उसकी कामयाबी के बाद उस मिसाइल को किस जगह तानियात किया गया है और उस मिसाइल से भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली हिट हो सकते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन की तरफ, मगर मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर 1 यानी कि उसको फेज 1 कहा जा सकता है, उसमें भारत को पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़े। चाहे वो नुकसान उसका राफेल तैयारों के गिरने की सूरत में था, चाहे वो उसका नुकसान S-400 के तबाह होने में था, चाहे भारत के अंदर जितने भी एयर बेसेस थे उनकी तबाही में था, उसको असल नुकसान एयरफोर्स से ही पड़ा था। लिहाजा भारत ने इस दफा फैसला किया कि वो एयरफोर्स की बजाय जो उसका बहरिया की साइड है, जो उसकी नेवी है, उसको इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को उस साइड से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि भारत ने सरकरीक का जो इशारा दिया था, जो थ्रेट दी थी, उसका पर्पस भी सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान को इंडिकेट करना चाह रहा था कि अब की बार मैं आपको नेवी वाली साइड से आकर मिलूंगा। लिहाजा अब की जो ये जंग होगी नाज़रीन, इसमें जो निगाहें मरकूज हो जाएंगी वो लगता है कि पाकिस्तान बहरिया और भारत की जो बहरिया है उसकी जंग के ऊपर मरकूज होंगी। ऑपरेशन सिंदूर 1 में भी आपको मैं बताता चलूं कि जो भारत की नेवी है उसने मुकम्मल तौर पर तैयारी की हुई थी कि वो कराची के ऊपर अटैक करेंगे और कराची की बंदरगाह को हिट करने की कोशिश करेंगे। इवन भारत ने ब्रह्मोस की भी तैयारी की हुई थी कि वो ब्रह्मोस के जरिए जो कराची की बंदरगाह है उसको हिट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान नेवी जो थी वो मुकम्मल तौर पर चौकन्नी थी और यही वजह है कि ना तो वो ब्रह्मोस हमला कामयाब हो सका, ना बहरिया जो थी भारत की उसमें इतनी कैपेबिलिटी या इतनी एक हिम्मत थी कि वो कराची की बंदरगाह को हिट कर सकते। लिहाजा वो हमला ना तो वो अटेम्प्ट कर सके और बड़े इजीली जो है वो पाकिस्तान ने उनका पूरा प्लान जो है वो चौपट कर दिया था। अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ, नाकामी फेस करनी पड़ी, उसके बाद जो है भारत ने खलीज बंगाल में एक मिसाइल का उसने टेस्ट ट्रायल किया और एक्चुअली वो पाकिस्तान को ये इंडिकेट करना चाह रहा था कि अब की बार जो मिसाइल लॉन्चिंग की जितनी भी उनकी मशकें होंगी या जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी वो इस मिसाइल के ऊपर ही होंगी और यही वो मिसाइल होगा जो पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है और जो पाकिस्तान की नेवी है उसको बड़ा सीरियसली डैमेज करेगा। तो इन रिजल्ट पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने फतेह 4 जो कि काफी अरसे से जिसके ऊपर वर्किंग हो रही थी, आखिरकार उसका ट्रायल किया जो कि इंतहाई कामयाब हुआ और अब फतेह 4 की जो है तानियाती स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन ये बहुत ही लीथल किस्म का एक मिसाइल है, इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और इस रेंज को अगर हम देखते हैं तो ये इजीली पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ और जयपुर इनको बिल्कुल एक्यूरेटली जाकर हिट कर सकता है। अब यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया है कि एक्यूरेटली जाकर हिट कर सकता है, उसकी वजह यह है नाज़रीन कि ये इंतहाई लो फ्लाइट पे चलता है
और यही एक वजह है कि जो रडार सेक्शन है, जो कि S-400, जिसके ऊपर भारत बहुत ज्यादा शोर मचाता है और बड़ा डंके की चोट पर कहता है कि हमारे पास S-400 है, उसका जो रडार सेक्शन है उस लो फ्लाइट की वजह से वो उसके अंदर आता ही नहीं है और इजिली S-400 का जितना भी डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देकर जाकर सीधा टारगेट को हिट करता है। पाकिस्तान की जो नेवी है वो इस वक्त बड़े ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है और भारत के जो पानी है उनके इंतहाई नजदीक उसने बड़ी ऑफेंसिव किस्म की एक्सरसाइजेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं और लगता है कि इस बार भारत पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं दे पाएगा, बल्कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो भारत को सरप्राइज कर देगी। अब नाज़रीन, हम आते हैं उस मिशन की तरफ जिसकी वजह से भारत ने अपना पूरा डॉक्ट्राइन जो है वो चेंज कर दिया है और इस डॉक्ट्राइन का जो नाम है वो है मिशन सुदर्शन चक्रा। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत है उसको सबसे बड़ा धचका नाजरीन उसके S-400 की नाकामी की वजह से लगा। वो S-400 जिसके बलबूते पर भारत समझता था कि जो उसका एयर डिफेंस है वो मैचलेस है और कोई दुनिया का मिसाइल, ड्रोन या जो हवाई जहाज है वो हमारे एरिया में आ ही नहीं सकता। लेकिन उसको उस वक्त इंतहाई बड़ा शौक लगा जब S-400 ना कि ये कि वो भारत को डिफेंड करता, वो खुद ही तबाह हो गया और पाकिस्तान के ड्रोन्स या मिसाइल्स जो पाकिस्तान ने फेंके, जिस टारगेट पे फेंके वहां पर जाकर लगे, उनके बेसिस तक सारे के सारे तबाह हुए, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसके फुटेजेस भी अवेलेबल है। लिहाजा वो एक S-400 जिसने पूरे मुल्क का दिफा करना था वो खुद ही तबाह हो गया, तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना। लिहाजा उसने रूस से वो S-400 की डिमांड कर दी जो एक्चुअली रशिया खुद यूज कर रहा था और वो एक अपग्रेडेड वर्जन था और रिपोर्टेडली रशिया ने वो जो S-400 अपग्रेडेड वर्जन है वो भारत को दे दिए हैं। अब भारत के पास जब इस दफा S-400 आया तो उसने इसराइल का स्टूडेंट होने के नाते इसराइल का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि वो पूरे का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसको सीखा, समझा और अब वो उसी को फॉलो करेंगे, उसी को ही इंप्लीमेंट करेंगे और इस दिफाई फॉर्मूले का जो नाम है वो उन्होंने रखा है मिशन सुदर्शन चक्रा। इसमें नाज़रीन होता क्या है कि आप अपने S-400 जो अब इन्होंने लिया है रशिया से अपग्रेडेड वर्जन जो है, इसको वो कनेक्ट करेंगे पूरे मुल्क के जितने भी बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान को साथ लग रहा है, पाकिस्तान को अटैच करता है, 6 से 7 हजार डिफरेंट लोकेशंस पर रडार्स लगेंगे और वो तमाम के तमाम रडार्स जो होंगे वो उस S-400 जो कि इन्होंने जितनी भी बैटरीज लगानी है उन बैटरीज के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी इनकी एयर डिफेंस गन सिस्टम्स जहां जहां लगी होंगी वो भी इस तमाम सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे और फाइनली ये सब के सब सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होंगे। ये एक इस किस्म की एक अम्ब्रेला बन जाती है जिसको एक बहुत हैवी एयर डिफेंस शील्ड का नाम दे दिया जाता है। तो अब भारत जो है अपना जो दिफाई प्लान है वो इसी शील्ड के तहत दे रहा है और ये जो मिशन है इसको वो समझ रहा है कि ये बिल्कुल अनब्रेकेबल है और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अब एक्चुअली उनकी परेशानी किन किन फैक्टर्स पर जा रही है और अगर अभी तक नहीं गई तो मेरे इस प्रोग्राम के बाद जो भी मेरे सुनने वाले होंगे और भारत में ये वीडियो जाएगी वो अब जरूर परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे। सबसे जो पहला पॉइंट है जिसकी वजह से भारत को इस वक्त परेशानी हो रही है वो ये फतेह-4 मिसाइल है। फतेह-4 मिसाइल नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी लो ट्रेजेक्ट्री होती है, 750 किलोमीटर की रेंज है, ये बहुत हाइट पे नहीं जाता कि ये उस रडार की जो पूरी अम्ब्रेला उन्होंने बनाई हुई है, पूरी डिफेंस शील्ड जो बनाई हुई है उसमें वो नजर ही नहीं आता। ये इतना लो फ्लाइट करता है कि ये जमीन से टोटल 15 फीट या 35 फीट मैक्सिमम तक जाता है और उसके बाद फिर ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है और उस रडार सेक्शन में नहीं आता। यही वजह है कि अब भारत जो है सबसे बड़ी जो परेशानी है उसके लिए वो ये फतेह-4 मिसाइल बन चुका है और ये फतेह-4 मिसाइल जब लॉन्च होगा पाकिस्तान की तरफ से तो एक्यूरेटली जो मैंने आपको सिटीज भारत के बताए हैं, अगर उनमें से किसी एक मिसाइल को भी वो लोकेशन दे दी जाए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो डिटेक्ट नहीं होगा इनके रडार सिस्टम से और एग्जैक्टली एक्यूरेटली जाकर वहां पर हिट करेगा। अगर मैं आपको इसकी एक रीसेंट मिसाल दूं तो इन्होंने इसराइल से वो सिस्टम तो सारा सीख लिया कि वो कैसे होता है और कैसे वो शील्ड बनती है, लेकिन जो नजारा आपकी आंखों ने और मेरी आंखों ने देखा है वही भारतीयों ने भी देखा है
कि जब इसराइल ने अपना यही डिफेंस एयर डिफेंस शील्ड सिस्टम अपने मुल्क के ऊपर रखा हुआ था तो ईरान के मिसाइलों ने चुन चुन कर टारगेट्स को हिट किया था। इसराइल के पास ये सिस्टम उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था जिसको भारत जो है अब अपना नाम दे रहा है। अब इसी तरह हमारे पास जो है तुर्की की तरफ से दिए गए जो ड्रोन्स हैं जो कि बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ये नाजरीन ड्रोन्स वही ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन के पास थे और उसने रशिया के उस S-400 को नाकाम किया, वो अपग्रेडेड वर्जन जो इस वक्त भारत के पास है। जो तुर्की के पास वो जो ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान के पास अब मौजूद हैं उनका नाम है जी बैरक्तार TB2 एंड अकिंची। ये दोनों ड्रोन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और इनका भी कमाल यही है कि ये इतनी लो फ्लाइट के ऊपर मूव करते हैं कि ये S-400 का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें भी नहीं आते। लिहाजा भारत की जो परेशानी है वो इन दो सिस्टम्स की वजह से काफी हद तक है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये जो भारत का मिशन सुदर्शन चक्रा है ये लगता है कि एक बहुत बड़ा चक्कर बनकर उनके अपने ही गले में आ जाएगा। इतना खर्चा करने के बावजूद अगर पाकिस्तान का फतेह-4 और ये तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स अगर उनको जाकर एक्यूरेटली जगहों पर हिट करते हैं तो अल्टीमेटली भारत जो है उसकी परेशानी बिल्कुल जायज बनती है। इसके अलावा चाइना का दिया हुआ हर लेटेस्ट जो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है और जो हमारी अपनी एक साइबर फाइटिंग जो एक साइबर वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की वो इंतहाई पीक पर है। आपने मई 2025 में जो भारत ने जितना भी ऑपरेशन लॉन्च किया उसके बाद पाकिस्तान की ये जो साइबर जो वॉर की फाइटिंग कैपेबिलिटी है इसकी वजह से हुआ क्या, जो जहाज जो कि फाइटर जहाज थे वो अपने बेसिस से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, जख्मी परिंदों की तरह फिजाओं में उड़ते रहे और बहुत इजी हो गया पाकिस्तान के शाहीनों के लिए कि वो उनको एक एक करके गिरा दें। दैट वाज पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी कि जिसने उन तमाम जहाजों को अंधा कर दिया था। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने जाना कहाँ है। उनकी तमाम जो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जहाज के अंदर वो सारे का सारा फेल हो चुका था, नाकाम हो चुका था। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को इस बार पाकिस्तान की तरफ से जवाब जो है वो फतेह-4 की शेप में, उन ड्रोन्स की शक्ल में, पाकिस्तान की जो साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसकी शक्ल में इंतहाई करारा जवाब मिलने वाला है। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है नाज़रीन उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा कि यकीन जानिए कि जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ है उससे अगले दिन से ही भारत ने मुसलसल अपनी तैयारी शुरू कर दी एक नए बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने की। मोदी ने अपनी फौज को सिर्फ वन लाइनर एक टारगेट दिया है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, चाहे छोटा ही पहुंचाओ, मगर मुझे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये वन लाइनर उसने अपनी फौज को दे दिया है। तो इस वन लाइनर देने के बाद भारत की फौज जो है वो बहुत ऑफेंसिव मोड में आ चुकी है, एटीट्यूड में आ चुकी है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा? क्या पाकिस्तान आपको ऑफेंसिवली जवाब नहीं दे सकता? तो अब भारत याद रखे कि पहले पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक चाइना खड़ा था जो कि भारत को जवाब दे रहा था और भारत के साथ पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को जवाब दे रहा था, लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ खड़े होकर। मगर अब की बार क्या सिचुएशन है? अब की बार सूरत हाल आपके पास उससे भी खराब है। चाइना तो आपसे तपा हुआ फिर रहा था लद्दाख की वजह से। यही वजह है कि उसने आपके बार बार घुटने और पैर पकड़ने के बावजूद चाइना ने आपको अभी तक लिफ्ट नहीं करवाई है। लेकिन अब की बार क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आप इमेजिन करें कि आप ये बैटल स्टार्ट भी कैसे कर सकते हैं और अगर स्टार्ट कर देंगे तो इसका एंड किस तरीके से आपके हक में होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। डोनाल्ड ट्रंप आप पे तपा हुआ फिर रहा है, इसमें पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। वो रोज भारत को बार बार याद दिला देता है कि आपके 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। दुनिया चाहे अब 5 से 6 पे आके खड़ी हो गई है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अभी भी पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए हैं। लिहाजा आप अब जो डोनाल्ड ट्रंप को आप नाराज करके जिस तरीके से बैठ गए हैं और पाकिस्तान के साथ राइट हैंड पे इस वक्त चाइना खड़ा है, उसके लेफ्ट साइड पे अमेरिका खड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में इमेजिन आप कर सकते हैं कि भारत की किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्ट्राइन आ जाए, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो आपको किसी भी सूरत में मार दे सकता है। एक और बात याद रखिएगा कि आपके जितने भी ये जंगी डॉक्ट्राइन्स हैं ये पाकिस्तान को जुबानी याद हो चुके हैं, रट्टा मारा हुआ है हम लोगों ने आपके तमाम इस डॉक्ट्राइन्स का।
लेकिन हमारा जो हर एक्शन होता है वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस होता है। लिहाजा आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। मेरा क्वेश्चन अपने तमाम व्यूअर्स से जो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बनता है वो आज का ये बनता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज कर दी और जिस तरीके से मैंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस बार खड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या वो वाकई पाकिस्तान के साथ एक एग्रेसिव मोड में और एक एग्रेसिव एक्शन में भारत को जवाब देगा? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मगर मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप प्रोग्राम मेरा चेंज करें या दूसरे प्रोग्राम पे जाएं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। कल हाजिर हो जाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।